हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने सोल्युबिलिटी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा था, जिसमें सोल्युबिलिटी निकालने के लिए कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन के टर्म में हमने मोलरिटी, मोलैलिटी, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। 5 क्वेश्चन भी मैंने दिया था और उन पांचों में से जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसमें बच्चे ज्यादातर डिफिकल्टी फील करते हैं या नहीं कर पाते हैं, उसको हमने बोर्ड पे करके दिखाया था। और हमने कहा था कि चैनल को फॉलो कर लो, जिसको बार बार उसे रिपीट करके तुम देख सकते हो। और अगर उन पांचों में से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो दोबारा तुम कमेंट में लिखोगे, हम उसे करके दिखा देंगे। अब उसके बाद जो अगला टॉपिक अपना होता है सोल्युबिलिटी का डेफिनेशन, सोल्युबिलिटी कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, व्हाट इज सोल्युबिलिटी। तो 12th क्लास में जो सोल्युबिलिटी है 11th में भी तुमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। तो सोल्युबिलिटी क्या होता है? सोल्युबिलिटी मीनिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि एक गिवन सॉल्वेंट में गिवन टेम्परेचर प्रेशर पे कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हो, वही उसका क्या कहलाता है? सोल्युबिलिटी कहलाता है। अब ये जो सोल्युबिलिटी होता है 2 तरह का होता है। देखो यहां पे हमने लिखा है, पहला है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और दूसरा होगा सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वो सिर्फ सभी कंपोजिशन पे यूनिफॉर्म एग्जिस्ट करता है, यूनिफॉर्मली ही एग्जिस्ट करता है, उसमें सोल्युबिलिटी फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए जिसमें सोल्युबिलिटी एग्जिस्ट हो सकता है, डिसॉल्व करने की टेक्निक जिसमें एग्जिस्ट करती है, बस उसी को हम पढ़ते हैं। तो पहला अपना क्या है? सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, शुगर जो कि एक सोल्यूट रहेगा जिसको डिसॉल्व करेंगे। पहली क्लास में मैंने बताया था कि the substance which going to add is known as solute, in which the substance is added, solute is added, is known as solvent। तो वो कॉन्सेप्ट अगर हम फॉलो करेंगे तो देखेंगे यहाँ जो हमने ग्रीन कलर दिखा दिया ये अपना सोल्यूट है, सोल्यूट कंसीडर शुगर, और ब्लैक कलर को हमने सॉल्वेंट यानी वाटर मान लिया। तो शुगर को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कोई केमिकल रिएक्शन तो होता नहीं है, ये जो रिएक्शन होता है इसको फिजिकल रिएक्शन ही कहते हैं। तो शुगर प्लस वाटर से शुगर एक्वस, यानी कि चीनी और पानी मिलाया शरबत बन गया, सिरप बन गया। तो यहां पे हमें सिरप नहीं बनाना है, यहां पे हमें ये चेक करना है कि गिवन अमाउंट ऑफ दिस सॉल्वेंट यानी कि वाटर के अंदर कितना मैक्सिमम सोल्यूट यानी शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होता है, इनिशियली व्हेन सॉलिड सोल्यूट डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट, इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आर इंक्रीजेस, इट इज नोन एज डिसोल्यूशन। यानी कि शुरू में जो ही तुम सोल्यूट को डिसॉल्व करोगे तो डिसॉल्व होता जाएगा, क्योंकि हमने एक टेम्परेचर फिक्स कर दिया है, उसमें प्रेशर भी फिक्स कर दिया है, स्टीयरर लगा देंगे, तो इनिशियली तो डिसॉल्व होगा ही होगा। तो जब डिसॉल्व होगा तो इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन। और इससे तुम्हारा क्या होगा, अगर सोल्यूट अपना शुगर है और सॉल्वेंट वाटर है तो पानी मीठा होता जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा। बट आफ्टर सम टाइम some of solute particle collide to each other to form precipitate and it is known as crystallization। कुछ समय के बाद कुछ सोल्यूट के पार्टिकल आपस में कोलाइड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और जुड़ के सॉलिड फॉर्म में तैरते हुए दिखाई देंगे इस सॉल्यूशन के अंदर। ये जो फिनोमिनन होता है इसी को प्रेसिपिटेशन और प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि जैसे हमने 10 क्रिस्टल के दाने मतलब शुगर के क्रिस्टल वाटर में ऐड किए और 10 के 10 डिसॉल्व नहीं हो सकते, वो होता है इसका पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, और वही इसकी सोल्युबिलिटी बताएगी। मींस आफ्टर सम टाइम द सम ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर कोलाइड टू ईच अदर टू फॉर्म प्रेसिपिटेट, इट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। एट द स्टेज, फाइनल वो स्टेज आएगा, at the stage when the rate of dissolution become equal to the rate of precipitation, further no more solute is added to the given solution, it is known as solubility of solid in liquid। यानी कि वह स्टेज कि हमने 10 दाने 10 क्रिस्टल शुगर के डाले और 10 के 10 डिसॉल्व नहीं हुए, हमें सॉल्यूशन के अंदर तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं, वही उसका पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या फिर सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड होगा। तो ये अपना क्या होता है, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड।
अब देखो क्या होता है, सॉलिड जब लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो वो कौन सा फिनोमिनन है, एक्सोथर्मिक है और एंडोथर्मिक। तो ये कैसे पता लगाओगे, घर में चाय बनता है, अपने आप बन जाएगा कि हम उसको गैस पे रखते हैं, तो गैस पे रखते हैं यानी हीट सप्लाइड करते हैं। तो जब भी हम हीट सप्लाइड करते हैं तो वो फिनोमिनन होता है एंडोथर्मिक। तो ये अगर एंडोथर्मिक फिनोमिनन है, तो अगर हम चाहते नहीं हम और अधिक शुगर इसमें ऐड करें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर को बढ़ा देना पड़ेगा। सो इफ वी वांट टू इंक्रीज द मोर या लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन गिवन सॉल्वेंट, देन वी कैन इंक्रीज द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कहां पे हम बढ़ाते हैं, सिर्फ एंडोथर्मिक फिनोमिनन में। तो ये एक एंडोथर्मिक फिनोमिनन है, तो इसमें हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट फर्दर इंक्रीज हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट को हम सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो ये इतना ही होता है, ये तुम्हारे बुक में भी दिया है जो हमने समझाया है, इसको अच्छे से पढ़ लेना या फिर जो मैंने बोला उसको बैठ के अच्छे से लिख लेना। अब सेकेंड जो इंपॉर्टेंट होता है, गैस इन लिक्विड। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं। और सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, इट इज एक्सप्लेन बाय यूजिंग हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ का यूज करके ही इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब हेनरी लॉ क्या होता है, सेम टाइप का हमने यहां पे सेटअप बना दिया। ये अपना सॉल्वेंट है जो कि वाटर ही है, और ये एम हमने ब्लू कलर का बना दिया। अब ये हो गया गैस। इधर देखो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड कर दिया और ये सॉल्वेंट है। तो हेनरी के जानते हो दो लॉ होते हैं। ओल्ड लॉ एक होता है जो कि 11th क्लास में है। ओल्ड लॉ में कहा गया था कि अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन द गिवन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। यानी जितना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड करोगे उतना ही ज्यादा गैस गिवन लिक्विड में यानी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। लेकिन उसी समय इनके ऊपर ब्लेम लगा था कि अगर तुम पहले तो ये बताया कि एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करेगा, जबकि गैस की एक अपनी क्वालिटी होती है कि ये वो यूनिफॉर्मली प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो गैसों का भी तो प्रेशर काउंटेबल होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2 ये है कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम गैस को डिसॉल्व करते हैं उसको भी तो देखना पड़ेगा। अब आधा लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, उसमें 2 लीटर वाला CO2 डिसॉल्व कर देंगे तो ब्रस्ट हो जाए, और उसी आधा लीटर वाले में अगर हम 200 ml का CO2 डिसॉल्व करेंगे तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये एग्जांपल इसलिए मैंने दिया, दोनों इसके एप्लीकेशन है। तो हमें कैलकुलेटेड होना चाहिए कि कितना सॉल्वेंट है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हेनरी ने क्या किया, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का यूज किया। उसने कहा ठीक है, हम अब सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर नहीं यूज करेंगे, इंटरनल भी यूज करेंगे। अब देखो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल प्रेशर में इतना ही डिफरेंस होता है कि एक्सटर्नल अगर 100 है तो इंटरनल 0.01 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन उतने ही में 12th क्लास में आइडियल और नॉन आइडियल का सेपरेशन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में अगर ये होता तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते, मैथमेटिक्स में होता तो नेग्लेक्ट कर देते। तो इसी को सबसे पहले इसने कहा कि व्हाट इज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द सम ऑफ टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय द मिक्सर एक्सटर्नल प्लस इंटरनल इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। तो इसने पार्शियल प्रेशर वर्ड यूज कर दिया। देखो यहाँ पे हमने लिखा है पार्शियल प्रेशर, ये सॉल्यूशन का जो हो गया इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। ये इसलिए तुम्हें बताना पड़ा क्योंकि 11th क्लास में तुमने गैसियस स्टेट नहीं पढ़ा है, जो कि डिलीटेड चैप्टर था, इसलिए नहीं पढ़ा होगा। अब देखो, अब हेनरी का लॉ क्या कहलाता, पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट। वोलेटाइल कंपोनेंट यहां पे क्या है, गैस यानी सोल्यूट, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो हेनरी ने क्या किया, पार्शियल प्रेशर यूज कर लिया जिसमें गैस और एक्सटर्नल दोनों का प्रेशर आ गया। और दूसरा मोल फ्रैक्शन क्यों यूज किया, मोल फ्रैक्शन इसलिए यूज किया उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का रेशियो होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होता है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सोल्यूट होता है, अभी कल की क्लास में मैंने बताया था, यहां लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहां इन दोनों का मोल का रेशियो होता है, तो इसमें सॉल्वेंट भी आ गया, सोल्यूट भी आ गया, पार्शियल में इंटरनल प्लस एक्सटर्नल प्रेशर दोनों आ गए। सो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट डायरेक्टली टू इट्स मोल फ्रैक्शन,
और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये हेनरी लॉ होता है, मींस P इज डायरेक्टली टू काई, देन P इज इक्वल टू KH इज द proportionality constant given by the Henry and chi is the mole fraction of solute। तो ये हो गया अपना हेनरी लॉ का फॉर्मूला। ये जो KH आया है इसको कहते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट, और ये जो होता है डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि KH किस पे डिपेंड करेगा, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। तो बच्चों इसको तुम लोग नोट डाउन कर लेना, जो मैंने बोला उसका नोट्स बना लेना। अब क्या है, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगले वीडियो में मैं एटलीस्ट 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों मैं करने की कोशिश करूंगा और दोनों तुम्हें दूंगा, एटलीस्ट 1 तो हम बताएंगे इस वीडियो में। तब तक के लिए तुम क्या करो, इसको पढ़ते रहो, लाइक कर लो, और साथ में इसके 2 एप्लीकेशन होते हैं हेनरी लॉ को, उसको भी तुम्हें पढ़ना है कि हेनरी लॉ के 2 एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। तो पहला जो हेनरी लॉ का एप्लीकेशन मान लो है जो कार्बोजिनेटेड वाटर जो सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, वो फील्ड विद एक्सेस ऑफ CO2 अंडर हाई पार्शियल प्रेशर, यानी जो कार्बोजिनेटेड वाटर होता है उसको एक्सेस ऑफ CO2 के प्रेजेंट में हम हाई पार्शियल प्रेशर पे फील्ड किए रहते हैं। देखते हो जो भी कोल्ड ड्रिंक हम खोलते हैं की आवाज निकलती है वो CO2 होता है। अब CO2 ही यूज क्यों करते हैं, क्योंकि कार्बोनिक एसिड जो है जिसको हम सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं उसका फॉर्मूला होता है H2CO3, और CO2 यहां पे क्या होगा, सॉल्यूशन का एक रूल है लाइक डू नॉट रिएक्ट विद लाइक, तो CO2 क्या होता है इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए हम स्पेशली CO2 का यूज करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर यूज बाय स्कूबा डाइवर और एट हाई एल्टीट्यूड्स और ऑपरेशन थिएटर। सो द ऑक्सीजन सिलेंडर यूज बाय स्कूबा डाइवर कंटेनिंग हीलियम, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जिसमें हीलियम का अमाउंट देखोगे 11.7, ऑक्सीजन का अमाउंट जो होगा 32.1 और नाइट्रोजन 55.7 के आसपास होगा। मतलब 2 ही याद रखना, तीसरे को 100 से माइनस कर लेना। और ये तीनों गैस अंडर हाई पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन सिलेंडर में फील्ड होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन का जो वर्क होता है वो ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी ब्लड में बढ़ाता है, और हीलियम जो होता है बेंड्स फॉर्मेशन को अवॉइड करता है। तो ये दोनों पॉइंट भी पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में आता है डिस्क्राइब द हेनरी लॉ एंड राइट इट्स 2 एप्लीकेशन। इसके बाद जो न्यूमेरिकल है हम अगले वीडियो में करते हैं, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला वीडियो तुम देख सको।